नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हम जो है आपको इतिहास के वीडियो को बार बार हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं और ये हमारे तीसरा वीडियो है वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में जो इसके पहले वीडियो था वहाँ हमने बात किया कि जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था वो कितना था, 1500 से 1000 के बीच वाला जो सभ्यता था ऋग्वैदिक था। तो उस दौर में जो लोग रहते थे, यानी जो राजा होते थे, उनको कौन कंट्रोल करता था? तो कल बताएं कि समिति थी, सभा थी और गण था, विदव था। ये सब जो है क्या करते थे, राजा को कंट्रोल करने का काम करते थे। तो बात हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो राजा को कंट्रोल करने जो रत्नीन थे, प्रमुख अधिकारी होते थे, तो वहीं से बात करते हैं कि और उस दौर में जो है यानी ऋग्वेद में, कहने का मतलब कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच में जो लोग निवास करते थे, आर्य लोग, उनका जनजीवन कैसा था, समझ रहे हैं? आज के दौर से बात करें, क्योंकि हम लोग पहले राजनीतिक व्यवस्था तो देख लिए कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो कंट्रोल कौन करते थे? तो रत्नीन लोग कंट्रोल करते थे। 4 संस्थाएं बनी थी, समिति, सभा, विदव, गण। ठीक है, तो वो करती थी। और जनजीवन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं कि वैदिक जो सभ्यता था, इनका तो टाइम पीरियड आप समझ गए, टोटल 1500 बीसी से याद कर लीजिएगा 600 बीसी तक। ये टाइम को हम लोग वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में टूटा था, ये आपको जानकारी हो चुका है। तो चलिए ऋग्वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या उस समय सैन्य व्यवस्था थी जैसे आज हमारे यहाँ सैन्य व्यवस्था है? एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और थल सेना, तीनों सैन्य व्यवस्था है। लेकिन उस समय की सैन्य व्यवस्था क्या थी? उस समय का मतलब ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उस समय जब जो सैन्य व्यवस्था की स्थिति का थी, तो उस समय जो सैन्य व्यवस्था था वो अस्थाई था, अस्थाई रूप नहीं था। जैसे आज तो अस्थाई हो गया, अस्थाई हो गया, लेकिन अब इस दौर में हमको कहना भी उचित नहीं लग रहा है कि अस्थाई। अब आप अस्थाई का मतलब देखिए, यहाँ पे अस्थाई का तात्पर्य ये हो गया कि उस समय जो सैन्य व्यवस्था था, जब कोई ज़रूरत पड़ती तो सैन्य का गठन होता था, अस्थाई नहीं था। आज हमारे यहाँ का सेना अस्थाई है, लेकिन जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया हुआ है कि जो अग्निवीर योजना, बताइए, ये भी सैन्य व्यवस्था पे को लिए कहीं ना कहीं उंगली उठाता है। अब बताइए, केवल 4 वर्ष के लिए, तो उसको अस्थाई कहेंगे कि अस्थाई कहेंगे? तो धीरे धीरे अस्थाई की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें यह है कि आपको केवल 25% ही हटेंगे, 25% तो रहेंगे ही। तो अस्थाई सेना का इस समय है। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था कि सेना का जो रूप था वो अस्थाई था, यानी जब जरूरत पड़ती थी तो अपने गांव के लोग ही सेना बन जाते थे उस दौर में। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि कर व्यवस्था। कर व्यवस्था का मतलब बलि। कर को हम लोग का उस दौर में क्या बोला जाता था? भाषा में बलि बताए थे कि बलि को क्या बोला जाता था? क्योंकि ऋग्वैदिक वाला शब्द बड़ा कठिन थे, तो शब्द के अनुसार उसको क्या बोलते थे कि बलि व्यवस्था का मतलब, अब तो हम सोचेंगे तो बलि मतलब काटे का बात होता, लेकिन बलि का ऋग्वेद में मतलब था कर। कर का मतलब टैक्स। और उस समय टैक्स व्यवस्था कैसा था ऋग्वैदिक काल में? तो टैक्स व्यवस्था का होता था, वो स्वेच्छा से होता था। आपके अटत हो तो दे, नहीं अटत हो तो मत दे, ओके कहलें स्वेच्छा से। ठीक है, आज हमारे यहाँ का है, आज तो एकदम विपक्ष पागल हो गया है। वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियों के अनुसार पागल हो गया है। जीएसटी का है, कर है। अब बताइए, दूध दही छाछ पे अब जीएसटी लग जा रहा है, हर एक जीएसटी इतना महंगा होगा। जीएसटी लगने से आप देख रहे हैं विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है। विपक्ष का आप ही खुद ही आप महसूस करेंगे कि महंगाई कहाँ से कहाँ गया। कारण का है जीएसटी। ठीक है, तो लेकिन उसमें उस दौर में सोचो, आज इतिहास को पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। उस दौर के लोग बताओ, कर का था, स्वेच्छा से दिया जाता था। आज आपको अनिवार्य है, और भले इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है लेकिन अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। लेकिन उस समय का था, स्वेच्छा से था। हाँ, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पा, हाँ, उस समय जो वर्ण व्यवस्था था
वो कर्म पे आधारित था, जो जैसा काम करता था उसका वो जाति हो जाती थी। और जाति का मतलब ये नहीं कि वो रथ बनाने वाला को रथकार उस दौर में बड़ा प्रसिद्ध माने जाते थे, अधिकारी के रूप में रथकार बनाने वाले। तो कर्ण व्यवस्था का थी, यानी वर्ण व्यवस्था हमारा जो कर्म पे आधारित थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वो कर्म वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, जन्म पे आधारित हो जाएगा। अब आज भी देखो, आज वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है, जन्म पे आधारित है। हम जिस जाति में पैदा हो गए वही हमारी जाति हो गई। आप भले पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अब कहाँ हो गया, वर्ण व्यवस्था कहाँ हो गया, जन्म पे आधारित। लेकिन पहले क्या होता था, कर्म पे आधारित होता था। और उसके पहले जब हम पहले वीडियो में बताए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का नाम ही नहीं था। वर्ण व्यवस्था वहाँ पे योद्धा अलग होते थे, विद्वान अलग होते थे, श्रमिक अलग होते थे, ठीक है, 4 व्यवस्थाएं वहाँ पे देखा गया था। लेकिन यहाँ पे कर्म पे ही आधारित था। लेकिन जस्ट जब उत्तर वैदिक काल आएगा, अभी समझाएंगे आगे, और वहाँ जन्म पे आधारित हो जाएगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का आप प्रमाण भी हमने बताया था कि 10वें मंडल जो पुरुष सूक्त है उसमें ही जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसी जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है 10वां मंडल, उसी में सर्वप्रथम पहली बार शूद्रों का उल्लेख हुआ था कि शूद्र भी होते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं, चलिए। वैदिक सभ्यता है, इसको हम एक तरह से, ये जो सभ्यता वैदिक है, तो क्योंकि टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं 2500 BC से 1000 BC तक, ये जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग ऋग्वैदिक के नाम से भी जानते हैं, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये काल का हम अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में, यानी वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो स्त्रियों की स्थिति देखो, यहीं से तो आपको समझाता। आज के दौर में भी होता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए, हैं, लेकिन वो सोचा कि ऋग्वैदिक काल में जौन बाटे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी का मतलब ये हो गया कि जो हमने कल बताया कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, रत्नीन होते थे, राजा को कंट्रोल करने का काम होता था, जिसको हम लोग विधव बोलते थे, उसमें महिलाओं भी भाग लेती थी। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि जब महिलाएं भाग ले रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी, बहुत ही उस समय अच्छी थी। उनका उपनयन संस्कार होता था। अब उपनयन संस्कार क्या होते हैं, देखिए अभी इसके जस्ट आगे हम एक और वीडियो इस पर बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि वैदिकोत्तर काल, यानी कहने का मतलब इस काल के बाद एक काल आता है, उसको वैदिकोत्तर काल कहते हैं। इसमें हम 6 वेदांगों की बात करेंगे। वेदांग का रचना क्यों हुई, वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग का रचना 6 हो गया। तो उसी में हम बात करेंगे कि 16 संस्कार के बारे में, 8 तरह के विवाहों के बारे में भी उल्लेख उसमें है। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उस समय ऋग्वैदिक में स्त्रियों की स्थिति का था, बहुत अच्छी थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। अभी जो 16 प्रकार के संस्कार हैं हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और स्त्रियों की स्थिति ऐसी थी, शिक्षा का अधिकार था उन्हें। लेकिन जस्ट इसके बाद केवल 500 वर्ष के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा, सारी स्थितियां महिलाओं की खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। अब कैसे होगा अभी हम लोग बात करते हैं। हाँ, उस समय जो है उपनयन संस्कार, शिक्षा का भी अधिकार था, पुनर्विवाह था कि भाई आपके पति मर गए, पुनर्विवाह कर लो। बताओ कितना अच्छा सिस्टम था, आज के दौर की तरह था। उस समय एक नियोग प्रथा चलती थी। और नियोग प्रथा क्या होती है, नियोग प्रथा का अर्थ होता है कि किसी का जो है देवर से, अब मान लो पति मर गया तो देवर होते हैं भाई, तो उनसे शादी की जो प्रथा होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा का जानकारी भी हो गया आपको। हाँ, कुछ स्त्रियों की ऐसी बात होती थी और कुछ उस दौर में भी स्त्रियां होती थी जो आजीवन शादी नहीं करती थी। ऐसा तो आज के दौर में बड़ा कम देखने को मिलता है। अगर मिलबो करता तो कहीं ना कहीं का बा आपके लिए एक अजूबा से तो कम दिखाई नहीं देता था। अजूबा से याद करा कि अमाजू, जो वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियां जीवन भर शादी नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। तो इसे आज देखत है आभूषण का चल रहा है, तो क्या उस दौर में भी आभूषण था? बिल्कुल था। जो आभूषण होते थे वो सोने का जो ढेर होता था, उस आभूषण को क्या बोला जाता था, निक्स।
परीक्षा में पूछा जाता है। और जो गले का हार होता था उसको क्या बोला जाता था, रुक्म। तो उस समय भी देखो, क्योंकि आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको कोरिलेट करके याद रहेगा, ठीक है। उस समय भी जो आपके पास आभूषण थे आज भी हैं, तो आज तो सोना बोलते हैं, लेकिन उस समय निक्स बोला जाता था स्वर्ण को, ढेर को। रुक्म गले का जो हार होता था, आज तो मंगलसूत्र हो गया है, तरह तरह का कहावत। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय का पैसा चल रहा था, तो लड़ाई किससे होगी? पैसा को लेकर नहीं लड़ाई होती थी। उस समय जो है लेन देन केवल गाय से होता था। अब देखिए, उस दौर में जिसके पास जितने अधिक गाय था वो उतने अमीर होता था। आज के दौर में कहा जिसके पास जितने पैसा हो वो उतने अमीर हो। तो उस दौर का मतलब आप ऋग्वैदिक को ही बार बार कोरिलेट करिएगा। ऋग्वैदिक में गाय को लेके झगड़ा होता था। अब क्या होता था ना कि उसमें विनिमय का लेन देन का आधार का था, गाय थी। यानी किसके पास अधिक गाय है, कौन सर भाई, सबके पास तो अलग अलग चीज़ होंगी ना, तो किसी का विनिमय लेन देन किससे होता था, गाय का। एक कोई हमको कोई मान लो हमारे पास गेहूँ नहीं है, तो हमें 2 बोरिया गेहूँ मिला तो हम उसको 1 गाय दे देंगे। तो उस समय समझे ना, पैसा के जगह पे कौन था, गाय थी। तो जिसके पास गाय को उस ऋग्वैदिक काल में क्या बोला था, अगन्या। अगन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। न मारने योग्य यानी जो गाय अगन्या होती थी उसको मारने वाला नहीं होता था। उस दौर में अगर कोई गाय की हत्या कर देता था तो उसको फांसी हो जाती थी, और या तो उसको नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। गाय का इतना ज़्यादा महत्व था, ठीक है। और गाय का इतना ज़्यादा महत्व था तो गाय से जो उत्पन्न जो भोजन थे, तो गाय से जैसे दूध दही छाछ उस समय बहुत ज़्यादा महत्व था। लोग ज़्यादातर क्या करते थे, दूध दही छाछ ही खाते थे उस दौर में, यानी ऋग्वैदिक काल में। तभी तो देवी देवताओं का पूरा वेद वोद सब लिख दिए, सुन पिए, ठीक है। अब पौड़ी किसे कहते हैं, एक शब्द हमने लिखा, तो जो पशुओं को चुराते थे, चोर कोई नया नहीं है। अब सोचा कि पशु को चुराने वालों को क्या कहते थे, पड़ी, ठीक है। तो चोर जो है आज भारत में कलयुग में नहीं उत्पन्न बलवान। चोर का भी इतिहास देखल जाए तो कहाँ से उत्पन्न, ऋग्वैदिक काल से ही चोर हैं। जैसे आज पैसा आदमी चोरा होता तो उस समय गाय चोरा होता, लेकिन तो क्या बोले, जो चोर थे उसको पड़ी बोला जाता था। अब हमने पता है कि गाय थी उस समय, सब पूरी संपत्ति गाय ही थी। तो जब पूरी संपत्ति गाय है तो गाय से उत्पन्न जौन चीज़ का महत्व सबसे ज़्यादा रहल। लेकिन आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखना है कि चावल, मछली और नमक का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। तो पता नहीं उस दौर में रहा था कि नहीं था। तभी तो हमको तो लगता है मान लो चावल का साक्ष्य रहा हो ना हो, क्योंकि हड़प्पा में था तो जरूर रहा होगा। लेकिन मछली ऐसे भी इस दौर में खाली देवी देवताओं का बातें हो रहा है और गाय मेन है। तो मछली अगर मान लो मिल भी रही है तो पता नहीं था कि प्रमाण नहीं था, लेकिन इसमें आपको दिमाग में रखना है कि ये तीनों चीज़ नहीं। अब बताओ नमक, तो यहीं से पता लगता है कि दूध दही का महत्व क्यों था। उस समय नमक का भी लोग उपयोग नहीं करते थे। आज अगर थोड़ा सा न करबा तो 4 डॉक्टर तो लपट के कहिए कि तुम्हारा घेगा रोग हो गल हो। तो नमक का भी उस समय उपयोग नहीं होता था। तो आपको चावल, मछली, नमक का उपयोग नहीं होता था। अब एक बात और लास्ट में हम कर लेते हैं कि भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। आज का है कि भूमि पर सामूहिक नहीं है, आज आदमी के नाम पट्टा होता, क्यों के नाम रजिस्ट्री होता। लेकिन वो ऋग्वैदिक काल में का रीजन था भाई, क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जगह बहुत ज़्यादा था, और उस समय खेती बहुत न के बराबर होता था। क्यों? क्योंकि लोहे का खोज भैल नहीं रहल, और जब भी खेती होगा तो लोहे के फाल से ही होगा। तो लोहे का खोज उस समय अभी ऋग्वैदिक काल में लोहे का खोज नहीं भल, तो आदमी जौन बा बहुत कम मात्रा में न के बराबर खेती करे। लोग जौन बा ज़्यादा से ज़्यादा जौन बाटे पशुपालक रहे, पशु चरावे, पशु से उत्पन्न जौन बा दूध दही घी का ही, क्योंकि पशु ही उस समय का था, मुद्रा थी, ठीक है। अब भूमि पर का था, सामूहिक स्वामित्व था, सबका था कि आप भी करो हम भी करें, कोई पट्टा नाम का चीज़ नहीं था ऋग्वैदिक काल। अब यहाँ से आप कोरिलेट करके इसके पहले वाला भी वीडियो देख लीजिए, और एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं
कि उत्तर वैदिक काल के बारे में। चलिए, अब उत्तर वैदिक काल का है, देखिए हमने पहले ही बताया कि जब लोहे का खोज हुआ, ठीक है, तब क्योंकि टोटल वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी तक है, हैं, और जब लोहे का खोज होता है तो जो टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, बांटने का रीजन का था लोहा। अब सोचो, कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब लोहे का खोज हो गया, अब सोचो जब लोहे का खोज हो गया तो अब फाल में क्या लगने लगा, जहाँ लकड़ी का फाल था अब वहाँ क्या हो गया, लोहे का फाल लग गया। और जब लोहे का फाल लगा तो कृषि में इतना ज़्यादा विकास हुआ लगल, पूछा मत। हमारे जो भाई कहा भी जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, कृषि प्रधान देश था। तब जब कृषि हुआ लगल तो जो राजा को, देखो पुरोहित एक पद था, पुरोहित होते थे, राजा को कंट्रोल करने का जो अधिकारी होते थे वो पुरोहित भी होते थे। तो पुरोहित काम का किए, जो पुरोहित थे राजा के पास, उन्होंने कहा कि जब लोहे का खोज हो गया, तो जब लोहे का खोज होगा तो थोड़ा सा यज्ञ कराओ। तो यज्ञ करीबा तो और अधिक से अधिक तो वहाँ का मिली, लाभ मिली। तो राजा भी खुश हो गए, कह रहे यार पंडित पुरोहित जी आप जो है यज्ञ कराइए। तो यज्ञ कराओ लगले। तो धीरे धीरे जौन बाटा अब यज्ञ का प्रचलन हुआ लगल, कर्म कांड का बढ़ावा हुआ लगल, और वह पुरोहित का बन गए अंतिम में, लास्ट में अपने आप को का बना लिए। तब जाति का वहाँ उल्लेख होने लगा, अपने आप को का बना लिए, ब्राह्मण। तो कभी काल आपसे पूछा जाता है, ये जो टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल हो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसको ब्राह्मण काल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित थे अब यज्ञ और कर्मकांड कराव लगने कि और तो खेती से अधिक लाभ हुई, राजा भी खुश। अब वो यज्ञ जौन बा 2 स्टेप में बढ़ गल, और कभी सामूहिक यज्ञ होता था तो कोई पर्सनल यज्ञ भी होता था। तो जब यज्ञ होने लगल तो आदमी चढ़ावा देवे लगल पुरोहित को। तो पुरोहित के भी विचार आ गल कि अरे यार हमने तक यज्ञ, भाई एक राजा क ठे पुरोहित रखेगा, 2 ठे 4 ठे रखेगा, तो पुरोहित का भी तो परिवार बढ़त हुई। तो देखा सब जौन बा अपने परिवार बदे, आज के दौर में उस दौर में रहा भी होगा, सब अपने परिवार बदे मरद बा। अब मरद बा एक अर्थ है कि इसका अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण पुरोहित थे वो का किए कि भैया हमारा परिवार भी तो कुछ करेगा, तो वो का किए कि बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। तो ये हुआ कि भाई और जो है पुरोहित लाओ। तो धीरे धीरे और अपने परिवार के भी लिए आवे लगले, तो बड़े बड़े यज्ञ हो लगल, पुरोहित जौन बा आवे लगे, और वह पुरोहित अपने आप को यज्ञ करवाने लगे। और यज्ञ करावत करावत कर्म कांडों को इतना बढ़ावा होने लगा कि आपको हम क्या बताएं। जब इतिहास पढ़ते हैं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि कर्मकांड इतना बढ़ा, पुरोहित थे और पुरोहित हो गए का, अब ब्राह्मण हो गए। तो यहाँ जौन दिक्कत है कि वर्ण व्यवस्था देखा के मिली, जौन हो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जो पुरोहित थे वो ब्राह्मण हो गया। जौन लड़ाकू रहन क्षत्रिय, उनकर भी का हो गल, डिमोटिवेशन हो गल। का डिमोटिवेट का मतलब का हो गए कि उनका जो सम्मान था दूसरे नंबर के होने लगे। पहले पर कौन आ गए, ब्राह्मण, दूसरे पे कौन आ गए, क्षत्रिय आ गए, लेकिन साथ में जो है वैश्य। क्योंकि अब जाति का हो गल जन्म पे आधारित हो गया। हमने पहले बताया उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये जाति का हो गया, जन्म पे आधारित हो गया। किसके कारण से, पुरोहित, पुरोहित का बन गए ब्राह्मण। अब इसके बाद क्षत्रिय होते थे, इसके बाद वैश्य। इन्हीं तीनों को द्विज में रखा जाता था, उसको क्या बोलते थे, द्विज। द्विज का मतलब ये होता है कि जो जाति द्विज में शामिल होगा उसका उपनयन संस्कार होगा, उन्हीं को शिक्षा का अधिकार होगा। और तीसरा एक बिरादरी बांट दे ले, सोचा उनको शूद्र बोल दिया गया, और शूद्र को चंडाल भी बोलते थे। अब इतना कर्मकांड ब्राह्मणवाद में बढ़ा कि जो शूद्र होते थे वो नगरों के बाहर रखे जाते थे, और उनका मुख्य काम का होता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उनकी सेवा करना किसका काम होता था, शूद्रों का काम होता था। हमने यहाँ पे लिखा अन्य वर्गों की सेवा करना शूद्रों का काम होता था। द्विज में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में, क्योंकि राजा उस समय को कंट्रोल करने का जो पुरोहित वो करते थे। देखला हम कि समिति और सभा, हमने पहले बताया वीडियो में कि समिति सभा
ब्रह्मा की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है नाम का। इनका भी धीरे धीरे महत्व कम हुआ लगल, क्योंकि राजा को कंट्रोल करना अब तो यज्ञ कर्म कांड होने लगा। ठीक है, समिति सभा का अभिदव जो था, जिसमें हमने बात किया था सभावती, जो महिलाएं इसमें भाग लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? सभावती। अब सभावती का मतलब एक अर्थ विदव का अस्तित्व ही उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गया। तो ले देकर हमने कहा देखा कि स्त्रियों का स्थिति का हो गया दिन पे दिन उत्तर वैदिक काल में डाउन होते चला गया। डाउन का मतलब अब स्त्रियों की स्थिति इतना डाउन हो जाएगा ब्राह्मणवाद में कि जब इतिहास को हम लोग आगे चल के देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि नहीं, अब स्थिति जब डाउन भल तो सती प्रथा का और पर्दा प्रथा का भी उल्लेख मिलने लगा उत्तर वैदिक काल में। अब अभी देख ले कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें क्या था? पुनर्विवाह करने का था। अब इनमें सती प्रथा, यानी ये तो जरूरी नहीं है कि आदमी जो है मर गया तो औरत की गलती है उसको भी जिंदा जला दो, लेकिन सोचा ऋग वैदिक काल में नहीं था। और उस समय जो है जाति किस पे थी? कर्म पे आधारित थी। और यहाँ पुरोहित ब्राह्मण बने और वह पुरोहित जो बाटे इतना कर्मकांड भी अंधविश्वास फैला दिए कि सती प्रथा का भी उल्लेख कहाँ मिले लगल? उत्तर वैदिक काल में। कहें के रीजन था कि सती प्रथा का होता है भाई, जिसके पति मर जाए उसके पत्नी को जिंदा जला दो, वही सती प्रथा था। बताओ, ऐसी स्थिति होनी चाहिए? तो उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी और वो कहाँ हो गई? धीरे धीरे समाप्त, और समाप्त का धीरे धीरे कम होने लगा। पर्दा प्रथा का भी प्रमाण मिलने लगा। हाँ, यहाँ तक जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, केवल महिलाओं और शूद्रों का अपमान नहीं किए, देवताओं का भी उन्होंने अपमान किया था। एक एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, जो ऋग वैदिक के एक देवता थे जिनका नाम था पूषण। पूषण जो देवता, देखो इसमें हम देवताओं का भी इंद्र का, अग्नि का बात किए थे इसके पहले वीडियो में। तो एक पूषण देवता थे जो ऋग वैदिक काल में वनस्पति के देवता माने जाते थे। ऋग काल में किसके माने जाते थे? तो वनस्पति के देवता माना जाते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया ना, तो इनका बताओ देवी देवता का भी सब डिमोशन कर दिए। का उस सब का मतलब ब्राह्मण लोग। अब ब्राह्मण कौन थे? तो पुरोहित थे। ठीक है, अब पूषण को बना दिए कि ये शूद्रों के देवता हैं, और वही शूद्र थे। आप जब और इतिहास उठा के देखते हैं, फिल्म के माध्यम से देखते हैं कि शूद्र को चंडाल कहा जाता था। एक गांव के बाहर रहते थे, ये इनके पास उपनयन संस्कार का भी अथवा नहीं था, पावर नहीं था। पावर का मतलब उपनयन संस्कार इनका नहीं होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। एक तरह से ये अगर मंदिरों में भी जाते थे, ठीक है, तो मंदिर में जाने प्रवेश पे भी सबको वर्जित था उस दौर में। ठीक, तो आपने देखा कि जो उत्तर वैदिक काल था यहाँ पे ब्राह्मणों का बोलबाला हो जाता है। और ऐसे ही आप अगर इसको भी कोरिलेट करके देखेंगे, सपोज कर लेते हैं कि देखिए वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, तो इसी में हम इसको पूरा समझा दें कि चलिए ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अब इस दौर में, क्योंकि टॉपिक वही है। अब हम बात आएंगे कि सैन्य व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में का थी, तो तब भी वैसे ही थी। सैन्य व्यवस्था में जो क्षत्रिय होते थे वो सैन्य व्यवस्था का काम करते थे, लेकिन जो सैन्य व्यवस्था था वो अस्थायी थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। कर व्यवस्था, टैक्स, उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स होता था वो लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? तो इनमें का रहल कि जो टैक्स हम लोग लेते थे वे स्वेच्छा से था, और यहाँ का हो गया अस्थायी रूप से बना दिए। पंडित जी लोग अब क्या किए कि जो टैक्स देना पड़ेगा वो अस्थायी रूप से देना पड़ेगा। और वर्ण व्यवस्था, यहाँ कर्म था, यहाँ का हो गया जन्म से ही हो गए। अगर तुम्हें बताओ कोई शूद्र में पैदा हो गया तो शूद्र ही होगा, चंडाल के घर तो चंडाल ही पैदा होगा, और ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा, क्षत्रिय क्षत्रिय। तो उस समय इन 3 जातियों का बड़ा उल्लेख था। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे उस समय, पूजनीय लोग करने लगे। और स्त्रियों की स्थिति आप समझ ही गए हैं, आभूषण भी वहीं थे। ठीक है, हाँ, अभी भी जो है पैसे का उत्पत्ति नहीं है, यहाँ भी मेन का होता था गाय। आज भी लेन देन का काम उत्तर वैदिक काल में भी का था, गायों का ही था और अन्य चीज का नहीं था। हाँ, यहाँ पे भूमि का सामूहिक स्वामित्व, तो यहाँ पे भी वही था क्योंकि उस समय भूमि ज़्यादा थी। ठीक है,
हम एक और वीडियो में बात करेंगे, जो हम बात करेंगे वैदिकोत्तर काल। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल का तात्पर्य होता है कि जब वैदिक सभ्यता खत्म भयल तो करीब बाद एक सभ्यता आता है जिसको हम वैदिकोत्तर काल के नाम से जानते हैं। उसमें हम बात करेंगे वेदांग। आप समझ रहे हैं कि वेदांग का होते हैं। वेदांग की संख्या 6। वेदांग को में बात करो कि कल्प का होता है, व्याकरण। इसी वेदांग में हम बात करेंगे 16 प्रकार के संस्कार के बारे में, 8 प्रकार के विवाहों के बारे में वेदांग में। इसके जस्ट जो वीडियो आएगा उस ये लास्ट होगा। इसके बाद हम महाजनपद, फिर जो वंश चल रहे हैं उस पर अध्ययन करेंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी इससे थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें लाभ हो रहा है, तो जिस तरह जो है ब्राह्मण लाभ के वजह से जाति में बांट दिए, आप उसी तरह से अपने मित्रों को है इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सपोर्ट बनाने का थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमस्कार।